वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इंग्लिश टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 21 की बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। फ्रेंड्स ये पोइट्री का डेफिनेशन है, दिया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, अमेरिकन एथर हैं। कह रहा है कि पोइट्री जो है प्रसन्नता से शुरू होती है जबकि बुद्धिमत्ता से समाप्त होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में इनका डेथ होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन एथर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पोइट्री इज नियरर टू विटल ट्रूथ देन हिस्ट्री। कह रहा है कि हिस्ट्री की अपेक्षा एक विटल ट्रूथ है पोइट्री। ये प्लेटो के द्वारा दिया गया डिफिनीशन है पोइट्री के बारे में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो कह रहा है कि एक तरह से जीवन का क्या है, एक आलोचना है क्या पोइट्री। ये मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा दिया गया डिफिनीशन है पोइट्री का। मैथ्यू अर्नल्ड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1822 में पैदा हुए थे जबकि डेथ होता है इनका 1888 में। ठीक है, ये मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ पोइट्री को उन्होंने बोला है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। जैसे ही सेंसुअस का नाम आता है हमारा ध्यान सीधे जॉन कीट्स की ओर चला जाता है, और आपको बता दें जॉन कीट्स ने ही इस डिफिनेशन को दिया है कि पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। डन, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इच सेपरेट सीट ऑफ पेपर इन ए बुक consisting of 2 pages is known as। तो कह रहा है कि फ्रेंड्स आपको बता दें किसी बुक में जो पेपर का सीट होता है ना, जिसे हम पन्ना बोलते हैं, और 2 पन्ने जुड़े हों उसे हम लीफ बोलते हैं। एग्जाम्स में आप देखे होंगे कि जब फर्स्ट कॉपी देने के बाद सेकंड जो कॉपी दिया जाता है उसे हम लीफ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्ड्स। कह रहा है कि या तो गद्य में हो या पद्य में हो, सटायर हो, मेनली पर्सनल अटैक, और क्या हो, बेसिकली पर्सनल अटैक किया गया हो, तो उस लिटरेरी टर्म को हम लैम्पून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलाइट एंड एलिगेंट लिटरेचर। बहुत ही नम्र और एलिगेंट लिटरेचर को हम बेल्स लेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a kind of repetition in which the last word or sentence are repeated is known as। तो कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो फ्रेंड्स, ठीक है, उसका जो अंतिम जो शब्द होते हैं या उस लाइन का जो अंतिम सेंटेंस होता है कई बार रिपीट किया जाए उसे एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, एनाडिप्लोसिस। काइंड ऑफ रेपिटेशन इन विच द लास्ट वर्ड और सेंटेंस आर रिपीटेड, यानी उस रेपिटेशन का जो अंतिम जो शब्द होगा या सेंटेंस होगा उसको कई बार बोला गया होगा, दैट इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर। कह रहा है कि एक ऐसा प्रेम जो बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक पात्र हो, ठीक है, उस पात्र का जो प्रेम होता है ना, उस कैरेक्टर का जो प्रेम होता है ना, उसे प्लेटोनिक लव कहते हैं। फुल्ली शुद्ध और आध्यात्मिक प्यार, प्लेटोनिक लव। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्ड्स फ्रॉम यूजिंग अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स विथ 11 सिलेबल्स इज कॉल्ड ओटावा राइमा। कह रहा है कि एक ऐसा पोयम जो 8 लाइन का हो, 11 सिलेबल हो, उसको ओटावा राइमा बोलते हैं फ्रेंड्स। ये राइमा रॉयल नहीं है, ये ओटावा राइमा है। What is the name for a shift in a tone or meaning of a sonnet। तो कह रहा है कि एक सोनेट का जो अर्थ होता है या उसका जो टोन होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोल्टा बोलते हैं। ठीक, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्रीज, यानी पोइट्री को पढ़ना पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ, एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, यानी आनंद और प्रशंसा है पोइट्री को पढ़ने या पढ़ाने का। कर्टल सोनेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, 10.5 या लगभग 11 लाइन के पोयम को कर्टल सोनेट बोलते हैं। बेसिकली सोनेट जो होता है 14 लाइन की कविता को बोलते हैं, लेकिन 10.5 लाइन या लगभग 11 लाइन की कविता को हम कर्टल सोनेट कहते हैं। डन।
आई हैव नेवर रीड मिल्टन, आपको बता दें ये फिगर ऑफ स्पीच है, कह रहे हैं कि मैंने मिल्टन को कभी नहीं पढ़ा है, और मिल्टन का यहाँ मतलब है वर्क्स ऑफ मिल्टन की बात कर रहा है। क्या? वर्क्स ऑफ मिल्टन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि आप बताइए आई हैव नेवर रीड मिल्टन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको बता दें मिटोनिमी है, ध्यान रखिएगा। यानी मिल्टन का जो वर्क्स ऑफ मिल्टन की जगह पर हम मिल्टन का यूज करते हैं तो वो मिटोनिमी में होता है, ध्यान रखिएगा। सिनेक्डोके भी इसी तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। डेथ, हियर इज दाई स्टिंग, अब कह रहा है कि मौत तुम्हारा यहाँ स्टिंग है, इसका मतलब डेथ को संबोधित करके बोला गया है, इसलिए संबोधन जहाँ होगा वहाँ पर स्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। माई चिक्स ग्रो कोल्ड, कह रहा है कि माई चिक्स ग्रो कोल्ड, यानी मेरे जो गाल हैं ना वो ठंडे हो रहे हैं। विद द वार्मथ ऑफ द एयर, यानी जो हवा का गर्मी है ना उससे। अब देखिए यहाँ हवा की गर्मी से अब गाल ठंडे हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जहाँ अपोजिट होता है वहाँ या तो ऑक्सीमोरॉन होगा नहीं तो एंटीथेसिस होगा। तो आपको बता दें यहाँ एंटीथेसिस होगा, ऑक्सीमोरॉन नहीं बल्कि एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। माई सन इज अ मून, सीधे बोला जा रहा है कि मेरा बेटा जो है ना चंद्रमा है, चांद है, इसका मतलब सीधे बोला जा रहा है तो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। अगर ये बोला जाता कि माई सन इज लाइक अ मून, यानी मेरा बेटा किसके समान है? चंद्रमा के समान है, तब वहाँ सिमिली हो जाता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बोला गया है इसलिए अब फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हार्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। तो आप बताइए इस तरह का जो स्टेटमेंट है ना बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, और ये हाइपरबोल है जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। एक व्यक्ति है कैसे घोड़ा खा सकता है। कंक्रीट पोयम की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कंक्रीट पोयम? करे इट इज डिजाइंड टू टेक ए पर्टिकुलर शेप और फॉर्म ऑन द पेज, कर पेज पर एक विशेष आकार के रूप में रहता है, डिजाइन किया जाता है, ऐसे पोयम को कंक्रीट पोयम कहते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये पेज है ना, ये जो पेज है, पेज में बेसिकली जो पोयम होता है बस इतना ही में ऐसे ऐसे लिखा जाता है, वही कहलाता है कंक्रीट पोयम। सेप्टेट, सेस्टेट आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑक्टेव आपने पढ़ा है, सेप्टेट का नाम आया यहाँ पर। सेप्टेट इज अ स्टेंजा विथ 7 लाइन्स, स्टेंजा ध्यान रखिएगा, 7 लाइन के स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट कहते हैं। दैट मे और मे नॉट राइम, या उसका राइमिंग हो भी सकता है और उसका राइमिंग नहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सेप्टेट। सेस्टेट 6 लाइन के पोएम्स को बोलते हैं, जबकि ऑक्टेव 8 लाइन्स के पोएम को बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द पीरियड व्हेन किंग जेम्स फर्स्ट रूल्ड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इज नोन एज द जैकोबियन ईरा। आपको बता दें जेम्स फर्स्ट जो आए फ्रेंड्स आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी 1558 में जन्म हुआ था एलिजाबेथ का। इनका डेथ होता है 1603 में, और 1603 से लेकर के 1625 के बीच में किंग जेम्स फर्स्ट आए थे, और जेम्स फर्स्ट के शासनकाल को हम जैकोबियन ईरा के नाम से जानते हैं, जो चला है 1603 से लेकर के 1625 तक। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं आगे। लोलार्ड्स वेयर फॉलोवर्स ऑफ, तो लोलार्ड्स किसे कहते हैं? जो वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के क्या हैं? अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें लोलार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। चासर वाज फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपुलेट, तो अगर हीरोइक कपुलेट किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो है चासर। डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं कि मार्लो वाज फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया है? तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इनका भी जन्म 1564 में हुआ था। विलियम शेक्सपियर का भी जन्म 1564 में हुआ था, लेकिन विलियम शेक्सपियर का जो डेथ है वो 1616 में हुआ, जबकि मार्लो का जो डेथ है फ्रेंड्स आपको बताता है 1593 में होता है, यानी 1593 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इनका जो डॉक्टर फास्टस है, टम्बरलेन है, जीवा माल्टा है, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है मार्लो के द्वारा। तो बेसिकली ये बताना था कि ब्लैंक वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, तो वो है मार्लो। हीरोइक कपलेट किसने यूज किया था, तो चासर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हम बात करते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा वाज फर्स्ट यूज इन फेयरी क्वीन। तो कह रहा है कि स्पेंसरियन स्टेंजा सबसे पहले किसने यूज किया था, किसमें? तो वह है फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन के बारे में मैं बात करता हूं तो 1590 में पब्लिश होता है, ठीक है। एक एपिक पोयम है फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर के द्वारा कंपोज किया गया है। अगर एडमंड स्पेंसर के जन्म की बात करते हैं फ्रेंड्स
तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है पता नहीं चलता है, लेकिन इनका जो डेथ है वो 1599, इनका जो डेथ है 1599 में मरे थे, लेकिन जन्म कब होता है अज्ञात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, अब देखिएगा चार्ल्स फर्स्ट की बात कर रहा है। ये चार्ल्स फर्स्ट जो है 1625 के बाद 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं, जिसे हम कवलियर ईरा जानते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हु वाज हेड ऑफ इंग्लैंड, तो हेड ऑफ इंग्लैंड कौन बना, तो वो है ओलिवर क्रॉमवेल। कब बने, तो 1649 में। ओलिवर क्रॉमवेल के ही दौरान सेक्रेटरी पद पे रहे हैं जॉन मिल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इंस्पायर्ड बाय एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। हम इस समय बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ड्राइडेन का एक ड्रामा है ऑल फॉर लव, फ्रेंड्स आया था 1577 नहीं 1677 में फ्रेंड्स। स्पेशली आपको बताते हैं 1607 में एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा आया था, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1607 में। और 70 साल बाद यानी 1677 में ड्राइडेन साहब ने उन पर बेस्ड यानी एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा पर बेस्ड एक ड्रामा लिखा था ऑल फॉर लव। यानी 1607 में एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा और 1677 में ऑल फॉर लव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हियर इज गॉड प्लेंटी वॉज रिटेन फॉर चौसर बाई ड्राइडेन। ड्राइडेन साहब ने चौसर के लिए लिखा है हियर इज गॉड्स प्लेंटी। इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ड्राइडेन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, वो है डॉक्टर जॉनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल, नॉवेल के 4 व्हील्स किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको भाई बता दूं, ये कई बार पूछा भी गया है। तो एक है फील्डिंग, ठीक है, रिचर्डसन, स्टर्न और स्मॉलेट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्हें 4 व्हील्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं पुनः आपको बोल दे रहा हूं, फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न और स्मॉलेट। लाइफ्स ऑफ पोएट्स ऑफ जॉनसन हैज लाइफ ऑफ 52 पोएट्स। तो कह रहे हैं कि लाइफ्स ऑफ जो पोएट्स है ना डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट बायोग्राफी है, और उसमें कितने राइटर्स हैं, तो 52 ऐसे पोएट्स हैं जिनको इन्होंने जिक्र किया है। और लाइफ्स ऑफ पोएट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1779 में यह पब्लिश होता है बाय डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैसल ऑफ ओटरेंटो एक गॉथिक नावल है, ठीक है, द कैसल ऑफ ओटरेंटो एक गॉथिक नावल है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होरेस वालपोल है। अगर बात करते हैं कैसल ऑफ ओटरेंटो जो है 1764 में 1764 में ये पब्लिश होता है द कैसल ऑफ ओटरेंटो। और अगर बात करते हैं होरेस वालपोल के बारे में तो 1717 में पैदा होते हैं, जबकि 1797 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नॉवेल ऑफ वाल्टर स्कॉट आर कॉल्ड वेवरली नॉवेल्स। यानी क्या कह रहा है कि जो वाल्टर स्कॉट के द्वारा फ्रेंड्स लिखा गया जो नॉवेल है ना, वो वेवरली नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज ओपनिंग लाइन ऑफ किड्स इंडियन। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले इंडियन की मैं बात कर दूं, 1818 में यह पब्लिश होता है। उसकी ओपनिंग लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। और किड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1795 में पैदा हुए थे, और जबकि उनका डेथ हो जाता है आपको बता दें 1821 में। ठीक है, तो 21 और 5 26 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका, जॉन किट्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। टी.एस. इलियट, ठीक है, इनका जन्म 1888 में हुआ था, 1965 तक की जिंदा रहे हैं। टी.एस. इलियट जो है द वेस्टलैंड उन्होंने लिखा है, 1922 में आया है। कह रहे किसको यह डेडिकेट किया गया था, तो वो है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को द वेस्टलैंड जो 1922 में आया था उनको डेडिकेट किया गया। टी.एस. इलियट की बात करते हैं तो 1939 में इन्हें नोबेल प्राइज़ के नाम से नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है। ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो 37 जो नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है वह किसके द्वारा फाउंड किया, संस्थापक कौन है, वर्जीनिया वुल्फ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे।
थोड़ा सा हम 32 नंबर का देखना चाह रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, वाल्टर पेटर की बात करते हैं। कह रहे हैं कि वाल्टर पेटर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट टू फॉर आर्ट्स सेक। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक किसका कॉन्सेप्ट है, तो वो है वाल्टर पेटर। देन आगे बढ़ते हैं। कोरस वाज पार्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा, तो जो कह रहा है कि कोरस है ना वो ग्रीक ड्रामा का एक हिस्सा है, ठीक है। विलियम ब्लैक वॉज फेमस फॉर हिज मिस्टिसिज्म, ही रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो विलियम ब्लैक एक इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोएट कहलाएंगे। इन्होंने लिखा था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ठीक है। और ये आया था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो है 1790 में, ठीक है, 1790 में। ब्लैक की बात करते हैं तो 1757 में पैदा होते हैं, 1827 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं विलियम ब्लैक का, ठीक। द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी, हाँ इसको ध्यान में रखिएगा। द साउंड एंड द फ्यूरी शायद विलियम फॉकनर के द्वारा, ये कोई एक अमेरिकन राइटर है, शायद विलियम फॉकनर, हाँ विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है साउंड एंड फ्यूरी। और यह किसको याद दिलाता है, मैकबेथ का एक सॉन्ग है, उसी से लिया गया है, ठीक है। जब भी द साउंड एंड फ्यूरी है समझ लीजिए मैकबेथ से लिया गया टाइटल है। एल्डस हक्सले टुक द हिंट ऑफ द टाइटल ऑफ नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये नॉवेल जो लिखा गया है एल्डस हक्सले के द्वारा ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो टेम्पेस्ट पर बेस्ड है। कहाँ से लिया गया है, टेम्पेस्ट से। चले आगे, चलिए। इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स, तो वो है ट्वेल्थ नाइट, और ट्वेल्थ नाइट लिखा गया था 1600 या 1601 में लिखा गया था ट्वेल्थ नाइट। हु इज़ द एथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था, और प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था 1765 में बाय डॉक्टर जॉनसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर, तो वह है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में रोमियो और जूलियट दोनों एक साथ मर जाते हैं, ठीक है, फिर भी प्ले आगे की ओर जाता है। इन विच प्ले डज हरमियोन, हरमियोन किसकी हीरोइन है, तो हरमियोन जो हीरोइन है द विंटर्स टेल की। विंटर्स टेल की अगर बात करते हैं तो 1609 में एक ट्रेजिक रोमांस है बाय शेक्सपियर आया था द विंटर्स टेल, हरमियोन उसकी हीरोइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले, तो रोमन प्ले जो है आपको बताया था टाइमन ऑफ एथेंस नहीं है। कौन कौन है, तो कोरियोलानस है, टाइटस एंड एंड्रोनिकस है, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा है, और जूलियस सीजर है। 4 ऐसे प्लेज हैं जिसे हम रोमन प्लेज के नाम से जानते हैं। टाइमन ऑफ एथेंस रोमन प्ले नहीं है। द नेम किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, किंग लियर जो है एक ट्रेजिडी है, उसका कह रहा है कि किंग लियर का जो सबसे छोटी बेटी जो है कॉर्डेलिया है। पहले तो रेगन है, सॉरी पहले गोनरिल है, ठीक है, गोनरिल, फिर रेगन, और तीसरे नंबर पे आती है कॉर्डेलिया, ठीक है। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक, कह रहा है कि प्रत्येक माँ एक जैसे बच्चे पैदा नहीं करती है। ये लाइन लिया गया है टाइटस एंड एंड्रोनिकस से, इंपॉर्टेंट है। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक, सभी माँ एक जैसे बच्चे पैदा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, कह रहा है कि मैंने कैसे बुद्धिमानी से मैंने प्यार नहीं किया है, बल्कि मैं वो हूँ जो बुद्धिमानी से मैंने प्यार नहीं किया है, बल्कि बहुत ही अच्छे से मैंने प्यार किया है। ये ओथेलो की लाइन है, एक्ट 5:2 से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, मैंने बहुत बुद्धिमानी से प्यार नहीं किया, बल्कि मुझे पता है मैंने बहुत अच्छे से प्यार मैंने किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 10 क्वेश्चन थे शेक्सपियर से। वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, देखिए 1807 वाला सबको पता है, सेकेंड वॉल्यूम का पोएट्री कलेक्शन है, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कब है, तो 1793 में। किस नाम से आया था, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के नाम से आया था, और सेकेंड आया था 1807 में। इन 1795 ही रिसीव्ड 900 पाउंड्स फ्रॉम रेजली कलवर्ट। इनके एक फास्ट फ्रेंड थे, बहुत ही मतलब घनिष्ठ मित्र थे, रेजली कलवर्ट, उन्होंने उनके लिए 900 पाउंड छोड़ करके वो चले गए। कब, ये 1795 की घटना है। 1795 में ही कॉलरिज भी मिले थे विलियम वर्ड्सवर्थ से, याद है। टिंटन नेबी की बात करते हैं, उनसे मूड ऑफ नेचर भी बोलते हैं। टिंटन नेबी जो 1793 में फर्स्ट चांस गए थे, और पब्लिश होता है 1798 में, जब 5 साल बाद सेकेंड जब जाते हैं टिंटन नेबी में, तब ये वहाँ के
मूड को पढ़ने के बाद फाइनली इसको पब्लिश करते हैं 1798 टिंटन एबी। इन 1802 विथ हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ ट्रेवल टू फ्रांस एंड मेट हिज डॉटर कैरोलिन। कहना कि 1802 में फ्रांस गए थे अपनी बहन डोरोथी के साथ, और वहाँ जाकर के एनेट वेलन से जो बच्चा पैदा हुआ था कैरोलिन से जाकर के मिलते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1803 ही मेट वाल्टर स्कॉट इन डेनमार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1803 में वाल्टर स्कॉट से डेनमार्क में मिलते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1810 बोथ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ वेयर स्ट्रेंज्ड, यानी ये 1795 में लोग दोनों मित्र रहते हैं और अजनबी कब बनते हैं? तो वो होते हैं कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं 1810 में। अ पोयम पीटरवेल 1819 में पब्लिश होता है। पीटरवेल शायद रॉबर्ट साउदे को ये डेडिकेट किया गया है पोयम, ठीक है। और किसके उपलक्ष्य में? रिप्लाई में लिखे हैं कॉलरिज का, जब एंशिएंट मरीनर आया था ना, उसके रिप्लाई में इन्होंने लिखा है पीटरवेल। पीटरवेल किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का, 1819 में। इन 1850 वर्ड्सवर्थ बरीड एट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेर। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। 1850 में वर्ड्सवर्थ जब मरे तो वो सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेर में इनका बरीड किया गया था बॉडी को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन 1888 द रेक्लूस पब्लिश, 1888 में द बुक ऑफ ग्रासमेर से एक किताब के साथ द रेक्लूस फाइनली पब्लिश हो जाता है 1888 में, आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। द लीच गैदरर इज द नेम ऑफ द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो सब टाइटल है लीच गैदरर जो है किसका? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं तो 1807 सेकेंड वॉल्यूम में पब्लिश होता है। ठीक, ये था वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब चलिए जॉन मिल्टन के बारे में बात करते हैं। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए थे। पब्लिश इज फर्स्ट पोयम ऑन शेक्सपियर 1613। 1630 में उनका अपना पहला पोयम था शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर, 1630 में पब्लिश होता है। मिल्टन कंपोज्ड हिज मास्क आर्काडेस एंड कोमुस 1632, यानी जो मास्क है आर्काडेस और कोमुस जो है 1632 में कंपोज किया गया था, लेकिन 1634 में परफॉर्म होता है कोमुस। सबरीना इसके कैरेक्टर है कोमुस के, इसको भी ध्यान रखिएगा। ही वेंट ऑन अ टूर टू फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड। सुनिए, मिल्टन साहब भी टूर किए हैं, कहाँ का? फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, इटली का, ठीक है। कब? 1638 और 39 में, अर्थात लेसिडस के बाद जो 1637 में आया था, 38-39 में जाकर के फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड घूमे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कंपोज द पोयम एपिटैफियम डेमिनिस। यह भी एक एलिजी है, ठीक है। एपिटैफियम डेमिनिस एक एलिजी फॉर हिज फर्स्ट फ्रेंड चार्ल्स डियोडाटी इन 1639। तो दो एलिजी देखने को मिलता है, एक है 1637 में और एक है 1639 में। तो 1637 में एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखे थे लेसिडस, और जबकि एपिटैफियम डेमिनिस जो लिखे हैं चार्ल्स डियोडाटी के डेथ पर, ठीक है। जॉन मिल्टन बरीड एट चालफॉन्ट सेंट गाइल्स बकिंघमशायर इंग्लैंड। तो मैंने इनको भी बता दिया कि जॉन मिल्टन कहाँ बरीड किए गए थे? चालफॉन्ट सेंट गाइल्स बकिंघमशायर में। पैराडाइज रिगेंट की बात करते हैं, पब्लिश बाय जॉन मैकॉक। किसके द्वारा पैराडाइज रिगेंट पब्लिश किया गया था? 1671 में पब्लिश होता है जॉन मैकॉक के द्वारा। डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकनो फर्स्ट डिफेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। वंस अगेन, डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकनो फर्स्ट डिफेंस है जो लिखा गया था 1651 में, ठीक। डिफेंसियो स्कुंडा नहीं है, सिकुंडा, यही लिख रहे थे तब पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट डिफेंस है ना 1651 में जब लिख रहे थे, 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, तो 1651 में आपको बता दें यही लिख रहे थे डिफेंसियो, तभी वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। सेकंड डिफेंसियो आता है, डिफेंसियो स्कुंडा के नाम से, सिकुंडा सेकंड है जो 1654 में लिखा गया था, ठीक है। चलिए, आप एजुकेशन 1644 में एक एस्से है, प्रोज है, ठीक है, 1644 में लिखा गया था। आप एजुकेशन पब्लिश होता है। द सोनेट ऑन द लेट मास्कर इम्पायरमेंट, कई बार पूछा गया है, कभी कभी वर्ड्सवर्थ वाले में ये डाल दिया जाता है और पूछता है किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि द लेट मास्कर इम्पायरमेंट जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया सोनेट है, न कि वर्ड्सवर्थ का। द सोनेट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये देखिएगा, हम ये सोनेट जो है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड, एक्चुअली ये सोनेट है, मैंने कैपिटल लेटर में मिसप्रिंट हुआ है, टू द सिटी। देखिए ये सोनेट है, ये भी मिल्टन के द्वारा पब्लिश किया हुआ सोनेट है, ठीक। चलिए बात करते हैं अब 71 का। कह रहा है 71
क्या कह रहा है, रेफ्यूज्ड नाइटहुड, ये समझ लीजिए। अब मिल्टन के बाद 10 क्वेश्चन अब आपके समक्ष आ गया जॉन गाल्सवर्दी। रेफ्यूज नाइटहुड 1918, प्रेसिडेंट ऑफ पेन 1921, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929, नोबेल प्राइज 1932। यह घटना किसके साथ हुआ है, ये हुआ है जॉन गाल्सवर्दी के साथ। ठीक है, 1867 में पैदा होते हैं, 1933 में इनका डेथ होता है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी वाज फेमस फॉर फॉरसाइट सागा। अब आपको बता दें, फॉरसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं, फेमस हैं। और फॉरसाइट सागा जो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये आया था 1922 में। ठीक है, ये ट्रियोलॉजी है, यानी 3 नॉवेल और 2 इंटरलूड से साथ मिला हुआ है, और फाइनली पब्लिश होता है 1922 में। ठीक है, यानी 1906 से लेकर के 1921 के बीच में 3 नॉवेल और 2 इंटरलूड इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाई किंग। अब देखिए, अवार्डेड मैंने पहले ही बता दिया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में मिला है, लेकिन किसके द्वारा, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा, किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए हैं जॉन गाल्सवर्दी। जून यानी 3 जून 1929 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 1895 ही स्टार्टेड इन अफेयर विथ अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर। कब, 1895 से लेकर के 1905 तक इनका 10 साल अफेयर चलता है अपने भाई की पत्नी अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ, यानी जो चचेरे भाई थे, ठीक, आर्थर पियर्सन कूपर, उनकी पत्नी जो है अदा नेमेसिस से इनका अफेयर चला, और फाइनली 10 साल के बाद उन्होंने जाकर के शादी कर दिया 1905 में। विला रोबियन, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है बाय गाल्सवर्दी, पब्लिश इन 1900। 1900 में विला रोबियन पब्लिश होता है, शायद नॉवेल है, आई होप। ही लेफ्ट हिज पेन नेम एंड रोट द आइलैंड फेरिसिस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइलैंड फेरिसिस 1904 में। इसी वर्क के साथ उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया और अपने ओरिजिनल नाम से, ओरिजिनल नाम से लिखना शुरू कर दिया था। तो पहला वर्क हो जाता है आइलैंड फेरिसिस। हिज एसे क्वालिटी, अब उनका एक ऐसे है क्वालिटी, आप जिसमें जूते का एक जो दुकान है लंदन में, याद नहीं आ रहा, मिस्टर गैसलर, या मिस्टर गैसलर वाली जो दुकान है वो क्वालिटी से है। क्वालिटी ABS से है, द इन ट्रांसक्यूरिटी ABS से है, एंड एड्रेस इन अमेरिका ABS से है। और तीनों ये से कब पब्लिश होता है, 1912 में। स्टार लगा सकते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट 1 एक्ट प्ले है। द फर्स्ट एंड लास्ट 1 एक्ट प्ले वाज पब्लिश इन 1919। मूड्स सॉन्ग एंड डॉगरेल 1912 में पब्लिश होता है बाय गाल्सवर्दी। यह भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखिएगा। मूड्स सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन फ्रेटर्निटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोअर क्लास किस में प्रेजेंट किया गया है, फ्रेटर्निटी, जो 1909 में आया था बाय जॉन गाल्सवर्दी। डन। चलिए OWS की बात करते हैं फ्रेंड्स। थिंग्स विच स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ चीज़ें जो लंबे समय तक चलती हैं उसे ड्यूरेबल बोलते हैं। विच कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड, जिसे बदला ना जा सके उसे इरवोकेबल बोलते हैं, इरवोकेबल बोलते हैं, जिसे बदला ना जा सके। विच कैन नॉट बी चेंज्ड। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज़ द रिगार्डेड एज सेक्रेट, यानी जो कुछ भी पवित्र है, ठीक है, जो कुछ भी पवित्र है उसे हम मिसयूज करें या वायलेशन करें, सक्रिलेज कहलाता है। और सक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल या संस्था में एक लंबा जो कई बेडरूम रहते हैं एक ही कमरे में, बेडरूम समझ रहे हैं ना, बेड्स मतलब बहुत सारे बेड्स रहते हैं, उसको डॉर्मेटरी बोलते हैं। डन। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द क्योर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, तो जो दिमागी रूप से जो बीमार रहते हैं उनका इलाज कहाँ होता है, वो ऐसी संस्था जिसे हम इस्लाम बोलते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन कहाँ से था, OWS से था। आइए आगे बढ़ते हैं, इडियम फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। अ डच अंकल, ये डच अंकल का मतलब होता है हाईली क्रिटिकल पर्सन, ठीक है ना, एक पूरी तरीके से क्रिटिकल पर्सन, जो फुल्ली आलोचनात्मक व्यक्ति होता है उसे ए डच अंकल बोलते हैं। गो बनानास, बिकम वेरी एंग्री, यानी कह रहा है कि एकदम गुस्सा हो जाना, उसे गो बनानास बोलते हैं। या एक्ट क्रेजी, पागलपन की तरह व्यवहार करना, उसे हम गो बनानास बोलते हैं। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल का मतलब होता है विथ ऑल वंस एफर्ट एंड एबिलिटी, सभी योग्यता और सभी जो भी
प्रयत्न है उनके साथ कोई काम करना, यानी पूरे तन मन धन से काम करना बॉडी एंड सोल कहलाता है। कूल योर हिल्स, अपने एड़ियों को क्या करना, ठंडा करना, जिसे हम इसका हिंदी होता है वेट करना, इंतज़ार करना। हस मनी, हस मनी जो होता है फ्रेंड्स ब्राइब होता है, यानी घूस होता है, जिसे रिश्वत बोलते हैं। टू हाइड द क्राइम, क्राइम को छिपाने के लिए दिया गया जो धन होता है दैट इज़ कॉल्ड हस मनी। फॉरेन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। फॉरेन वर्ड्स जो हैं, एक है अल्मा मेटर। अल्मा मेटर का मतलब होता है वो स्कूल जहाँ आपने पहले कभी पढ़ाई किया हो, दैट इज़ कॉल्ड अल्मा मेटर। बोनाफिडे, बोनाफिडे मतलब होता है इन गुड फैथ आर जेन्युइन, यानी वास्तविक हो या गुड फैथ, यानी आपको अच्छा विश्वास हो, बोनाफिडे कहलाता है। कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, और सीज द डे का मतलब होता है दिन के सभी अवसरों का लाभ उठाना, दिन के सभी अवसरों का लाभ उठाना। इल्ड्रेडो, एक काल्पनिक सुनहरा जगह को हम इल्ड्रेडो बोलते हैं, ठीक है, इल्ड्रेडो। जो भी डीवीएर का मतलब होता है जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का जो आनंद है, उसे हम फॉरेन लैंग्वेज में जो डे वियर बोलते हैं। चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एडामांट, एडामांट जो होता है वो कह रहा है कि फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट, तो एडामांट आपको पता है यहाँ कठोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसे फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट अपोजिट हो जाएगा। तो एडामांट मतलब होता है कठोर, ठीक है, या कर्कश, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट हो जाएगा। अलार्किटी या एलेक्रिटी क्या होता है, एलेक्रिटी का मतलब तत्परता, ठीक है, यानी किसी काम में तेज़ी दिखाना, और हेसिटेशन का मतलब हिचकिचाना, किसी काम में हिचकिचाना, ठीक है। ऑस्पिशियस, शुभ, इसे तो आसान है, शुभ अशुभ, ठीक है, अशुभ, डन, शुभ अशुभ होता है। डिसडेन मन होता है नफरत करना, ठीक है, घृणा करना, और प्रेज मैंने प्रशंसा करना, डन। एक्स्ट्रावेगेंट मैंने होता है अधिक खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल या फ्रूगल हो जाएगा, मितव्ययी कह सकते हैं, ठीक। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। विक्ड मने दुष्ट होता है, इमोरल मने भी वही होता है, विशियस मतलब सेम, करप्शन जिसे के अंदर करप्शन हो वो विशियस कहलाता है, इमोरल भी और विक्ड भी। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़, क्राउड, असेंबली, ठीक है, थ्रॉन्ग। स्मीयर, स्मीयर एक अच्छा शब्द है जिसे हम धब्बा कह सकते हैं, कलंक कह सकते हैं, सबका मतलब कलंक होता है, यानी स्मीयर मने भी धब्बा, कलंक, टेंट मने भी कलंक, स्प्रे मने फुहार या धब्बा ही बोल सकते हैं। अकल्ट, अकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है। लेटेंट का मतलब होता है अव्यक्त, जिसे हम वर्णन न कर सकें, और एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी सब मतलब हो जाएगा रहस्यमय, ठीक है। हुब बुब, तो इसका मतलब टुमुल्ट होता है, प्रोर होता है, यानी शोर कह सकते हैं, ठीक है, शोर। स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। एकोमोडेट, एकोमोडेटेड का मतलब होता है समायोजित करना, स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, ACCO है, ध्यान रखिएगा। ACCO अकम्पनीमेंट है, अकम्पनीमेंट का मतलब भी होता है संगत, ठीक है, और इसका मतलब समायोजित करना, समायोजित, ठीक है, संगत। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब सबको पता है, लगभग होता है, ठीक है, और APPROXIMATELY होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिसीज इंपॉर्टेंट है, बिसीज जो है, बिसीज का मतलब होता है घेरा डालना या अवरोध पैदा करना, ठीक है, घेरा डालना, क्या बोलेंगे, घेरा डालना। कमेटी, कमेटी मैंने समुदाय या समूह कह सकते हैं, MITTEE होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नार्सिसस, सेल्फ लव को नार्सिसस कहते हैं, ठीक है, यानी NARCISSUS है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नार्सिसस। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वन लाइनर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन तो दबा दीजिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बाय बाय।